नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 15 में और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो पिछले 24 साल से एनजीओ चला रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और भी तरह तरह के, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनवाई है जिसमें लगभग नोएडा के काफ़ी सारे छात्र आके मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। और वहीं पे एक तरफ जो कि ये काम राजनेताओं का है, जो यहाँ पे शासित सरकार है उनकी है, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स होते हैं जो उनकी जिम्मेदारी अपने सर पे लेके और जनता के भले के लिए और बच्चों के लिए जो भी कुछ समाज में गलत हो रहा है उसके लिए एक कदम उठाते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे हम इस एनजीओ के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और ये किस तरीके से ये एनजीओ चला रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। इस उम्र में लोग आराम करने के लिए अपने घरों में बैठ जाते हैं, लेकिन ये शख्स जो है वो यहाँ पे जनता के बीच में रह के जनता की देख रेख में और जनता के भले के लिए आज तक लगे हुए हैं। तो आइए आज हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे पूरी बातें जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अंकल, मेरा नाम महेश सक्सेना। नोएडा लोकमंच एक सामाजिक संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट में 1998 में हुआ था। तब मेरी उम्र 44 साल की थी। उस उम्र से, और मैं केमिकल इंजीनियर हूँ वैसे, मेरे एक फैक्ट्री थी प्रोप्राइटरशिप में सेक्टर 9 में। हमने वो सब बंद कर दी और उसके बाद हमने वो फैक्ट्री निकाल भी दी, बेच भी दी, क्योंकि एक तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, दूसरा सामाजिक उत्थान के लिए बात करते हैं जो कई लोगों के लिए शायद पीड़ा का भी प्रश्न हो सकता है। तो हमने कहा कि कम से कम फैक्ट्री ऐसी ना रहे कि उसमें कोई कमी ढूंढ के और हमारे जीवन के आधार को कम कर दिया जाए, तो हमने वो बेच ही दी है पूरी तरह से। मतलब आपने लोगों की, जनता के बीच में रह के उनका भला करने के लिए, उनके सुख दुख को एक साथ बांटने के लिए आपने अपनी फैक्ट्री तक बेच दी। हाँ, 1975 से हमने इंडस्ट्री चलाई है 1992 तक, और इस बीच में इतना कमा लिया कि जीवन भर मैं उसकी रोटी खा सकता हूँ। हाँ, बड़ी गाड़ी बड़े महल नहीं होंगे, लेकिन जीवन संतुष्टि के साथ जिया जाए, तो ये हम 44 साल की उम्र से शुरू कर दिए हैं। तो अंकल, जैसे कि एक जो इंडस्ट्रियल के मालिक होते हैं, इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, उनका शौक होता है बड़ा घर बड़ी गाड़ी, आप वो सब त्याग के अपना एनजीओ शुरू किए। तो हम आपसे एक बात ये भी करना चाहेंगे, इस एनजीओ में किस किस प्रकार के और किन किन लोगों का काम किया जाता है? ये एनजीओ का जन्म ही सिर्फ इसलिए हुआ है कि जहां सरकारी कारणों के कारण एक साधारण आदमी को कोई सुनता नहीं है, उनकी रक्षा, उनकी सहायता के लिए और उनकी कमियों को पूरा करने के लिए नोएडा लोकमंच का गठन हुआ। यह संस्था कम से कम इस समय 190 इसके सदस्य हैं और इसके साथ 100 करीब 24 लोग जो ऑनरेरियम के साथ हमारे विभिन्न प्रकल्पों में काम कर रहे हैं। ऑनरेरियम शब्द इसलिए है कि ये लोग सेवा में विश्वास रखते हैं, इसलिए ऑनरेरियम नाम मात्र का है, जिसकी जितनी जरूरत है वो दी जाती है। चूंकि दे लव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, इस वजह से वो हमारे साथ। मैं इनको भी बहुत महत्वपूर्ण अंग समझता हूँ जो हमारे यहाँ नाम मात्र का वेतन लेके और काम कर रहे हैं संस्था के साथ। और इसके अलावा हमारे काफ़ी एक एडवाइजरी पैनल है, एक गवर्निंग बॉडी है जिसमें देश के जाने माने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, प्रभात कुमार जी जो कैबिनेट सचिव रहे हैं अटल जी के टाइम में, वो हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं। योगेंद्र नारायण जी हैं जो यूपी के 2 बार चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं केंद्र सरकार में, वो भी हमारे यहाँ हैं। ऐसे कई लोग हैं। संस्था सिर्फ, चूँकि शुरुआती दौर में मैंने 1994 में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, देशभक्त समाज बनाया था TN शेषन जी के प्रभाव में, और उसमें करप्शन की लड़ाई लड़ी थी। नीरा यादव जी के खिलाफ हमारी लड़ाई हुई थी, वो उसमें उनके खिलाफ एक जस्टिस मुर्जा आयोग भी आया है, लोगों ने, नोएडा के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ गवाही भी दी और वो आज सजा पाई हुई है, सभी को मालूम है। तो अंकल, हम एक ये जानना चाहेंगे, आप पिछले 24 सालों से आप ये एनजीओ चला रहे हैं, क्या आपको सरकार द्वारा कभी कुछ राशि की मदद हुई, या फिर आप इसका जो पैसे, जो भी एनजीओ में पैसा लगता है वो आप कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा है, हमने बताया कि हमारी संस्था ने एक आपस में अंडरस्टैंडिंग करके 3 मूलभूत सिद्धांत बनाए थे। लोकमंच कभी भी किसी सरकारी संस्था से, गवर्नमेंट बॉडी से एड नहीं लेगा, फाइनेंशियल एड नहीं लेगा। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर व्यक्ति संस्था का
और वो अगर राजनीतिक किसी भी काम में जाता है, ही विल ऑटोमेटिकली सीज टू बी अवर मेंबर। मतलब अगर कोई राजनीतिक दल से आपके संस्था में ज्वाइन हो रहा है या राजनीति करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको एक तरीके से वो संस्था से बाहर वो हो। अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद ही अपना इस्तीफा भेज देते हैं। अच्छा। वरना हमारे यहाँ एक नियम है कि दे फेल टू कि इस लायक हों कि वो मेंबर रहे। बहुत सारे हमने खोए हैं। डॉक्टर महेश शर्मा सांसद, वो भी नोएडा लोकमंच के थे। मदन चौहान जी समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर रहे, वो भी हमारी संस्था के हैं। विमला बाथम जी जो महिला आयोग की है, वो हमारे यहाँ सेक्रेटरी थी। जोगेंद्र रवाना हमारे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो अब राजस्थान चले गए हैं राजनीति में। तो करीब 6-7 लोगों ने हमारे यहाँ राजनीति में गए और वो अब हमारे सदस्य नहीं हैं। तो अंकल हम एक बात और जानना चाहेंगे, क्या ये संस्थान सिर्फ मतलब उन्हीं लोगों की मदद करती है जो मिडिल वर्ग के हैं, या जैसे गरीब बच्चे जो रोड पे है, या फिर उसका इसका मेन सिद्धांत और मेन काम क्या है? देखिए, इस मामले में अभी हम बहुत छोटे स्तर पे हैं, जी। क्योंकि हमारा जो दायरा है, जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हमारा एक सिस्टम है उनकी एनालिसिस करने का, उनका यहाँ पर्सनल भी विजिट करते हैं हमारे साथी लोग जाके, और जब देखते हैं कि इस लायक है तो उनकी सहायता की जाती है। लेकिन ना तो कोई इतना बड़ा नेटवर्क है कि पूरे हम कहें नोएडा के सभी गरीबों की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, नहीं। और अब अभी तो बल्कि इस साल हमने ये संकल्प लिया है कि अब ज़रूरतमंदों को ये सामान देने के बजाय इनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, इनकी आय को बढ़ाया जाए, ताकि ये लोग, जो एक आम आदमी है जो 5, 6, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 12 हज़ार तक तनख्वाह पा रहा है, कम से कम उसे 20-25 हज़ार रुपये नोएडा मिले। इस मामले में हम उनको टेक्निकल मल्टीपल टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग दें, जिसके लिए हमने पूरा एक योजना बना रखी है। यहाँ के सभी समाज सेवियों से संपर्क हुआ है, हम लोग इस पर काम करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे उन लोगों के लिए, जिसमें वो लोग अपना माल खुद बनाएं और बेचें। सहयोग हमारा रहेगा शहर के निवासियों का, फाइनेंशियल कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। हम सिर्फ सहायता कर सकते हैं, वहाँ की उनकी उस प्रोडक्ट से हमें कोई पैसा नहीं लेना। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि दिए हुए पैसे, दिए हुए राशन से आदमी कब तक चला सकता है। और जैसा कि देखने को मिलता है कि जगह जगह पे कुछ राशन बांट के और कुछ चंद पैसे दे के एक सहानुभूति ली जाती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा कदम है अगर यहाँ पे गरीबों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। तो सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, उनके जो टेक्निकल आप जो उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए कहाँ पे और किस प्रकार से आपने व्यवस्था की हुई है? अभी हमने नोएडा प्राधिकरण से मांगा, 1 साल से हमारी पेंडिंग है उनके पास, कि एक ये यहाँ पे 2-3 बहुत बड़े पब्लिक स्कूल, वो सरकारी स्कूल चल रहे हैं। पंचशील विद्यालय है, महामाया है, ये स्कूल चल रहे हैं। इनमें इनकी ऑक्यूपेंसी 60% भी नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि आप यहाँ के 4 कक्षा में दे दें। और शारदा प्रसाद जी जो भारत सरकार के श्रम सचिव भी रहे हैं और इस स्किल ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं वो पूरे देश में, वो हमारे साथ हैं और उन्होंने पूरी योजना बनाई। हमने लोगों का सर्वे भी करवाया, तो यहाँ के निवासियों ने करीब 500 लोग हमने सर्वे करवाया, जिसमें हमें 380 लोगों की रिपोर्ट आई। वो सब चाहते हैं कि अगर मल्टी स्किल ट्रेनिंग वाला आदमी उन्हें मिल जाए, तो पहली बात तो लोकमंच ने एक नाम कमाया कि इनके द्वारा जो भी रेफर किए जाते हैं वो लोग भरोसेमंद हैं। तो अंकल हम एक बात और जानना चाहेंगे, क्या जो आप ये ट्रेनिंग देंगे, क्या उसका कोई क्राइटेरिया है कि कुछ जो पढ़े लिखे हैं या 10वीं पास, कुछ भी ऐसा मैट्रिक पास, कुछ वही लोग आ सकते हैं, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है? स्किल ट्रेनिंग उन्हीं लोगों के लिए होती है जो डिप्लोमा भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ एक टेक्निकल कोर्स करते हैं। भारत सरकार ने इस पर बहुत योजना बनाई, लेकिन वो उसमें इतना पैसा देते हैं कि आदमी सिर्फ पैसे के लिए एडमिशन करवाता है और वो गंभीरता नहीं लाता। अभी भी भारत सरकार ने एक योजना बनाई है कि स्किल ट्रेनिंग सीखिए और जो जो आएगा उसको हम 2,000 रुपये महीना देंगे, तो वो 2,000 रुपये लेता रहता है, फिर वो कहीं नौकरी के लिए नहीं जाता। तो हमारा यह है कि हम इन लोगों को 18 साल की उम्र हो, 5 से 7 महीने का कोर्स होगा और उसके लिए पूरी स्किल्ड हमारी टीम होगी, वो लोग इसको काम करेंगे। और इन बच्चों से अगर ये दे सकते होंगे तो इनसे 100 या 150 रुपया फीस ली जाएगी और 5 महीने में इनका जॉब एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ एक पूरी टीम होगी, जिस तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है वो हम पूरा करेंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा उनको जॉब दिलवाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये एक बहुत ही और एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो दिए हुए पैसे, आदमी कहता है कि बड़े सी बड़ी संपत्तियां बिक जाती हैं अगर वो बैठ के खाने पे आ जाए तो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लोगों को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया ये एनजीओ ने। और भी जैसे सर आज यहाँ पे हम देख रहे हैं बाहर काफी लाइन है, तो क्या आप उस बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, अभी भी जिन लोगों को बुलाया है, मैं बहुत ही इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ, झुग्गी वालों के हमारे,
सेक्टर 16, 17, 18 में करीब 3,500 झुग्गी वाले रहते हैं। लेकिन हमने उनसे कहा, बहुत भरोसा है, काफ़ी साल से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुख दुख में उनके साथ रहते हैं हम। हमने उनसे कहा कि भाई तुम अपने यहाँ से 100 लाओगे सिर्फ लोग, जो उत्पन्न छाट के लाओ। तो वो बिल्कुल कहना मानते हैं। उन्हें पता है कि दान जब भी दिया जाए तो सुपात्र पे बहुत गंभीर रूप से फोकस रखा जाए। सिर्फ हम खड़े होकर के और एक जगह भीड़ में और 500 कंबल लेके और तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, और उसकी विज्ञप्ति भी उसमें भेजे। कहीं ना कहीं वो एक नाजायज तरीके से बांटा हुआ सामान मिसयूज होता है वो, जी। हाँ, तो एक हमारी कोशिश रहती है सुपात्र छाटे। अभी जैसे हमने एनजीओ स्कूल्स के ये सब लोग हैं जो अभी आए हुए हैं आपके सामने, बल्कि अब मैं चाहूँगा थोड़ा जल्दी हम लोग खत्म कर लें। तो इन्होंने अपने अपने स्कूल में जहाँ 250-300 बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने छाटे कि 20 बच्चे मेरे यहाँ से ले लिए, तीसरी से 5वीं के बच्चे, उनको हमने पूरी बाजू की जर्सी दी है। लेकिन इन लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी, उस बच्चे में कुछ प्रतिभा हो, पढ़ने में नहीं तो खेल में हो, गायन में हो, वादन में हो, क्योंकि एक उनके बीच ये मैसेज जाए, अगर तुम में प्रतिभा है तो समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, ना कि आओ और पाओ। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम चल रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा सहयोग है कि 300, 400 हमारे स्कूलों में ही करीब इस समय 750 बच्चे इस कोरोना के बावजूद पढ़ते हैं। और आप समझिए कि 750 में से हमारे यहाँ केवल 95 बच्चे छाटे गए 4 स्कूलों से। तो एक रेशनल वे में ये आइडेंटिफाई किया गया, सभी लोग सहयोग है। अब मैडम आई हैं, इनके भी इन्होंने अपने दी है कि भाई इतने बच्चे, तो अपने आप इन्होंने स्वविवेक से किया है। अभी हमारे साथ यहाँ पे इस एनजीओ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ पे किस प्रकार लोगों की मदद की जा रही है और इनका उद्देश्य क्या है। सर, जैसे कि यहाँ पे आज दिख रही कुछ लोग खड़े हैं, आप इन सब बारे में बताना चाहेंगे ये कैसे क्या इसका प्रोसेस और किन लोगों को बुला के और क्या क्या चीज़ें बांटी जा रही है। हर साल जाड़े के दिनों में ज़रूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, कंबल और ये कपड़े जो आपके सामने रखे हैं, ये सब महिलाओं के उपयोग के कपड़े बांटे जाते हैं। इसके लिए झुग्गी क्लस्टर से हम लोग वहाँ के जो मुख्य लोग होते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उन्हीं से अनुरोध करते हैं कि अपने यहाँ के सीमित लोगों को, लगभग 50 लोगों को या 100 लोगों को, जैसी कैपेसिटी हमारी होती है, उन लोगों को लेके आएँ। उससे हमारा उद्देश्य ये होता है कि एक तो यहाँ भीड़ ना लगे, दूसरा जो सुपात्र हैं उन्हीं को ये मिले। जो भी महिला आए उसे अपनी एक शॉल मिल जाए, कोई बच्चों के कपड़े मिल जाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नोएडा के शहर के लोगों द्वारा हम लोगों को कंट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचा सकें। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस जाड़े में, इस ठंड में लोगों को ज़रूरत के कपड़े सभी लोगों तक पहुंचाए जाएं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं ये कपड़े नए नहीं हैं, लेकिन ये जैसे लोगों से इकट्ठा किए हुए कपड़े हैं जो कि उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके काम के नहीं है और जो अपने काम में ले सके इसको। जी, हम लोगों की कोशिश होती है कि कपड़े डेफिनेटली जो घरों से देते हैं वो इस्तेमाल किए हुए होते हैं, लेकिन वो पहनने योग्य होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। ये सब बातें उन लोगों को बताई जाती हैं और हम लोग भी सुनिश्चित करते हैं कि कपड़े फटे ना हो। जो कपड़ा उपयोग करे उसको सम्मानजनक तरीके से उसका वो उपयोग कर सके। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंबल और कपड़े बांटे जा रहे हैं। जैसे ये अभी एक काफ़ी उम्र दराज में महिला है जिनको आप कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा उम्र की है और ये बच्ची है, इन लोगों को कपड़े दिए जा रहे हैं। मतलब ये कपड़े जो आपको दिख रहे हैं ये नोएडा के उन लोगों के कपड़े हैं जिन लोगों के लिए कपड़े अब किसी काम के नहीं हैं। लेकिन ये कपड़े, जो कपड़े किसी के काम के नहीं होते, वही कपड़े काफ़ी बार काफ़ी मजबूरों का सहारा बन जाते हैं और उनके तन को ढकने को और ठंड से बचने के लिए उनके लिए एक बड़ी राहत भी बन के आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी लंबे लाइन में लोग यहाँ पे खड़े हैं कंबल और कपड़े लेने के लिए। तो हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे एक दो लोगों से कि इनका क्या उद्देश्य है और ये किस प्रकार से यहाँ पे आए हैं। आपका नाम आंटी? तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एनजीओ लगातार इस काम में लगा हुआ है पिछले 24 वर्ष से और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की भी पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।